तो हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी देखा कि कैसे लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के प्रॉब्लम को, स्पेशली मैंने कंटिन्यूटी थ्योरम और डिफरेंशियबिलिटी थ्योरम्स पे कैसे प्रॉब्लम को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा सकता है। तो आपके पास मैंने यहाँ छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स बहुत बच्चे ने सॉल्व भी किए, इन्होंने जो मुझे पर्सनल टेक्स्ट किए। तो उसमें ये f जो है वो 0 पे डिफरेंशियबल है, तो दैट्स ट्रू। और 0 से 1 पे ये डिफरेंशियबल नहीं है। आप एक पॉइंट में आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ पे चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे तुम अगर 2/3 पे चेक करोगे, इस पे x = 2/3 पे, तो आप पाओगे डिफरेंशियबल नहीं है। अब मेरा डाउट 2/3 पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब मॉड जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे चांसेस है दैट आर द पॉइंट्स ऑफ सस्पेक्शन, और वो सस्पिशन वाला पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको अगर मैं क्वेश्चन 9 और 10 बोल रहा हूँ तो इससे मैं सॉल्व करता हूँ। तो एग्जामिन वेदर फंक्शन R2 आर डिफाइंड एज बिलो इज डिफरेंशियबल एट 0। तो एक फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट में पार्ट ए को सॉल्व करूँगा। 1/2n+1 इफ़ x इज़ 1/2n। इस टाइप का जी एडवांस सिर्फ एक बार अभी तक पूछा है, लेकिन डेफिनेटली दे कैन आस्क, और बहुत सारे बच्चे से ये नहीं बनेगा, ठीक है। तब देखो इसको कैसे हम खूबसूरत तरीके से बनाने वाले हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, कहाँ पे, एट x = 0 पे। आई नीड टू चेक। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, और फिर हम एनालाइज करके देखेंगे जो क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ f(0) जो होने वाला है वो तो 0 होगा, ठीक है। और f(x) का जो वैल्यू है दैट्स 1/2n+1 है, व्हेन x इज 1/2n। तो अगर तुम देखो, अगर हम इस रास्ते से देखें मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डेफिनेशन वाले रास्ते से, तो व्हेन आई टेक n इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी टेंडिंग टू 0 जा रहा होगा। तो जब x टेंडिंग टू 0 जा रहा है, ये फंक्शन देखो ये खुद 0 का अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिया, n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लिया। तो मैं बता सकता हूँ जो 2n के रास्ते से, राइट, 2n के रास्ते से जो है वो फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है वो 0 को जा रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं दूसरे रास्ते से ले जा रहा हूँ इसे, अगर मैं इसको दूसरे रास्ते से ले जा रहा हूँ, दूसरे रास्ते से का क्या मतलब है, अगर मान लो ऐसा कोई इरेशनल रास्ता से ये जा रहा है जहाँ पे वो टेंडिंग टू 0 जा रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 दे रखा है, राइट। इफ़ एनी जनरल नेचुरल नंबर, तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो अदरवाइज वाले रास्ते से, तब पर भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है वो भी 0 पे ही जा रहा है। तो दोनों यहाँ कॉन्साइड कर गया, तो ये तो पक्का हो गया जो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो है यहाँ पे सेम होने वाला है। तो f(0) इज लिमिट x टेंस टू 0 f(x) एंड दैट्स 0, सो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। चलो अब मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूँ, और अब देखो कि क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन और क्वेश्चन बी में, क्योंकि क्वेश्चन बी में जो होगा वो पाथ पे डिपेंड करने लगेगा, राइट। तो अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करूँगा तो f(0) इज लिमिट h टेंस टू 0 f(h) माइनस f(0)/h, राइट। अब f(0) इज 0, सो इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f(h)/h। अब फिर मेरे पास दो केस होगा, या तो मैं अदरवाइज वाले रास्ते से जाऊँ टेंडिंग टू 0 की तरफ, मतलब 0 की तरफ, या फिर मैं इस नेचुरल वाले पाथ से जाऊँ 1/2n सीक्वेंस से कम होते होते जब n बढ़ेगा तो फिर मैं इसके तरफ जा सकता हूँ 0 की तरफ, क्योंकि n इन्फिनिटी पे ये 1/∞ टेंडिंग टू 0 चले जाएगा। तो अब देखो हम फर्स्ट पाथ से अगर जाए, फर्स्ट पाथ से कौन सा पाथ, x = 1/2n+1 वाले अगर हम रास्ते से चले, तो फिर इसका क्या लिमिट होगा, तब तो मैं f(h) को क्या लिख सकता हूँ, इस रास्ते से f(h)/h। तो h जब बहुत स्मॉल है तो 1/2n+1 डिवाइडेड बाई 1/2n हो गया इस रास्ते से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस रास्ते से जो मेरा वैल्यू आया दैट्स 1/2n इंटू 2 बाई 1/2n, 1/2n कैंसिल, और ये हाफ हो गया, राइट। लेकिन अब अगर मैं अपना रास्ता चेंज करूँ,
सपोज मैं अदरवाइज वाले रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलवेज जीरो है। आप अगर जैसे इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसे ऐसे हो रहा है, बाद बाकी ये इंटरवल में तो ऑलवेज जीरो चल रहा है ना। उस रास्ते से लिमिट का जो वैल्यू आएगा, लाइक व्हेन आई एम टेलिंग व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1/2n, उस रास्ते से भी तो मैं जीरो को अप्रोच कर सकता हूँ। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच बाई एच, तो ऊपर वाला एग्जैक्ट जीरो है, नीचे वाला ट्रेंडिंग जीरो है। तो इफ़ आई गो बाय दैट पाथ ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, तो फिर आंसर जीरो हो गया। तो ये तो पाथ डिपेंडेंट हो गया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि लिमिट एक यूनिक पॉइंट की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, तो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, नहीं तो हाफ की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ जो ये एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, जहाँ फंक्शन भले ही जीरो पे कंटिन्यूस है लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो अब दूसरे वाले ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी, इसमें भी मज़ा आने वाला है। तो बी में आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स सेम डिफाइन किया, जस्ट 1/4 का पावर एन वी हैव डिफाइन। सो 1 बाई, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर एन होल स्क्वायर 4 एक्स इक्वल्स 1/2 का पावर एन, एन इज नेचुरल नंबर एन जीरो अदरवाइज। तो चलो फिर से एनालाइज करते हैं जब मैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच। अब फिर दो रास्ता है, रास्ता नंबर एक, अगर मैं जीरो के तरफ इस डेफिनेशन से जाऊं तो ये हो जाएगा इट सेम एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एच। अब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और फंक्शन का जो रास्ता होगा वो हो जाएगा 1/2 का पावर एन होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया 1/इन्फिनिटी। अगर मैं रास्ता बदल दूं, अगर मैं व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1/2 का पावर एन और उस हिसाब से जाऊँ लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, तो फिर एफ ऑफ एक्स तो ऑलवेज जीरो है। तो यहाँ से तो फिर ये दोनों मैच वैल्यू कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ योर पाथ यू आर अप्रोचिंग टू द सेम फिक्स वैल्यू। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया एंड फंक्शनल वैल्यू इज डेफिनेटली एफ जीरो, सो इट्स कंटिन्यूस। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी की ओर चलते हैं, अब डिफरेंशिएबिलिटी की ओर चलते हैं। तो यूज अगेन डेफिनेशन, so if I'm going to use definition over here is f dash जीरो, जीरो पे चेक करना है, लिमिट h टेंस टू जीरो f of h माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, एच माइनस जीरो इज एच। अब फिर से देखो एफ ऑफ जीरो जीरो है तो इट्स सेम एज लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच बाई एच। अब फिर अपने पास h टेंस टू जीरो पे जाने का दो रास्ता, वन पाथ इज लाइक इफ़ आई गो वाया 1/2 का पावर n, तो जब n इन्फिनिटी है, मतलब जब x इक्वल टू 1/2 का पावर n, इस रास्ते अगर हम चल रहे हैं तो फिर ये सेम हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ h इज 1/4 का पावर n बाई h इज 1/2 का पावर n। तो ये आ गया 2 का पावर n बाई 4 का पावर n मीन्स हाफ का पावर n, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये हो गया जीरो, हाफ टू द पावर इन्फिनिटी। तो अगर मैं इस रास्ते जाऊँ तब तो लिमिट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर मैं दूसरे रास्ते जाऊँ, कौन सा, व्हेन x इज़ नॉट 1/2 का पावर n, हम इस रास्ते भी अप्रोच कर सकते हैं h टेंस टू जीरो एफ ऑफ h को, जीरो को। तो इस रास्ते तो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है। तो इस केस में क्या हो गया, देखो ब्यूटी, इस केस में दोनों का दोनों पाथ जो है वो सेम जगह को टेंड कर रहा है, हेंस वी कॉल दिस टाइम एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, नॉट ओनली एग्जिस्ट बट इज इक्वल टू जीरो। तो एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ लिमिट आपको चेक किया जा सकता है, और इस तरह के प्रॉब्लम ऑलरेडी ISI CMI और ये एडवांस में अपीयर हुए हैं, ऑल्दो उनका फ्रीक्वेंसी कम था, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर जो आने वाले दिनों में जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन चल रहा है आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ऐसे चेक कर लें। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एफ आर टू आर डिफरेंशिएबल एट जीरो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ जीरो एफ डैश जीरो जीरो है, तो सो दैट जी डिफाइंड वाई ए इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो चलो इसको कैसे चेक करें। तो अगर जी को जीरो पे डिफरेंशिएबल होना है तो सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक, वैसे आप बिना कंटिन्यूटी के भी इसको बना सकते हो। तो लेट मी फर्स्ट कॉपी हियर। ठीक, मुझे अब ये क्वेश्चन चाहिए।
मैंने इसे कट किया और यहाँ सॉल्व किया। तो सॉल्यूशन क्या है, वी हैव टू चेक, वी हैव टू प्रूव एक्चुअली लाइक दिस इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो जीरो पर डिफरेंशिएबल के लिए फिर से लिख दो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच शुड एग्जिस्ट। ये आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो इज जीरो दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो गया एफ ऑफ एच बाई एच, राइट। अब एफ डैश जीरो का वैल्यू हो गया, तो ये तो हो जाएगा एफ डैश जीरो का वैल्यू। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी जीरो दे रखा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा ही जीरो पे, तो ये इन्फॉर्मेशन का भी मैंने यूज़ करना नहीं है। मुझे तो चाहिए जी को डिफरेंशिएबल करना। सो लेट्स स्टार्ट विद एच टेंस टू जीरो, जी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। जी जीरो इज जीरो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये हो गया जी एच बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जी एच को क्या लिख सकते हैं, व्हेन एच इज नॉट जीरो, सो इज एफ ऑफ एच साइन वन बाई एच बाई एच। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया क्योंकि आप देख सकते हो जो अगर एच टेंस टू जीरो तो ये जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी बाई जीरो इस फॉर्म में। साइन इन्फिनिटी ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन से प्लस वन, सो इट्स बेसिकली इन जीरो बाई जीरो फॉर्म, ठीक है। तो अब इस जीरो बाई जीरो फॉर्म को हम कैसे हैंडल करें, अब दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि आप डायरेक्टली इस लिमिट को सेपरेट नहीं कर सकते हो। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते ये एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच बाई एच तो जीरो है और साइन वन बाई एच ऑसिलेटिंग वैल्यू है, तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच बाई एच इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन बाई एच। इज दिस अलाउड? सो इट्स नॉट अलाउड लीगली, क्योंकि ये अलाउड तब होगा जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। साइन वन बाई एच का लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। तो इसका बाईपास मेथड अब मैं क्या करने वाला हूँ, वो सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। तो साइन वन बाई एच जो होगा वो जो भी हो माइनस वन से वन के बीच में होगा, तो एफ ऑफ एच बाई एच टाइम्स साइन वन बाई एच जो होने वाला है वो माइनस एफ ऑफ एच बाई एच से लेके एफ ऑफ एच बाई एच के बीच में होगा। अब अगर मैं लिमिट लगा लूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो बाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप ऊपर से देख सकते हो दिस लिमिट इज नथिंग बट जीरो बिकॉज एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, और ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी जीरो हो गया। तो नाउ वी कैन टेल फॉर श्योर बीच वाला लिमिट भी जीरो होगा, हेंस जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी डैश जीरो इक्वल्स जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक डेफिनेशंस जो क्वेश्चंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हो और उसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप कैद करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दो इनवर्स फंक्शन दे रखा है और डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। तो ये कोई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप तो सबसे पहले देखो, अगर मैं फंक्शन f की बात करूं तो f इज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो f डैश जो होगा वो 3x स्क्वायर प्लस वन, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। और ये फंक्शन r टू r भी जाएगा, वो 1 1 ऑन टू है, मतलब f जो है वो बाइजेक्टिव है। तो मैं बात कर सकता हूँ उसके इन्वर्स के बारे में, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे फंक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो एफ इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही। अब अगर आप जी के बारे में बात कीजिएगा तो एफ इन्वर्स डिनोट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इज जी ऑफ एफ इन्वर्स एक्स, और जी दे रखा है जी ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है लेट्स से वी कॉल साई एक्स एज जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो साई डैश एक्स क्या होने वाला है, इस जी डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, राइट। तो अब चूँकि हम ऑलरेडी जानते हैं एफ इनवर्स और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो होने वाला है, ये तो एक्स होगा फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, सो एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स
इंटू एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। अब मुझे किस वैल्यू पे मांग रहा है भाई, 2 पे, तो यहाँ पे साई डैश 2 निकालना है अपने को, जी डैश एफ इनवर्स 2 इंटू एफ इनवर्स 2 का डैश। अब एफ इनवर्स 2 क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हो फंक्शन जो है एफ इनवर्स मतलब इस फंक्शन का एक इन्वर्स आने वाला है, और जब इनपुट ऑफ एफ इनवर्स अगर मैं 2 दूंगा, इसका मतलब कौन सा अल्फ़ा देने पे फंक्शन एफ जो है वो 2 दे रहा है। सो एफ इनवर्स 2 का मतलब हुआ फॉर व्हाट अल्फ़ा फंक्शन इज गिविंग वैल्यू ऑफ 2, तो चूंकि 1 1 है तो क्लियरली यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो एफ इनवर्स 2 इज 1, सो जी डैश 1 इंटू एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको चाहिए कहाँ पे, 2 पे। सो इट्स लाइक, इट्स नॉट एफ इनवर्स 2 डेरिवेटिव, सॉरी, इट्स लाइक एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 2। तो आपको बच्चे वो बोलेगा एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स इक्वल टू 2 पे, ये वैल्यू, ये तो कुछ नहीं हो जाएगा, इस जस्ट इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स 2, मतलब एफ डैश ऑफ 1। अब एफ डैश 1 तुमको पता है 3x² प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 1, ये आने वाला है 1/4। ठीक, अब जी डैश 1 तुमको बताइए क्योंकि जी दे रखा है ये, तो जी डैश इज 3x² माइनस 1, जी डैश 1 इज 2, 2 इंटू 1/4, आंसर इज हाफ। तो ये एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन इसलिए ये लिया हूँ क्योंकि आप बिना कोई इन्वर्स निकाले हुए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इस डेफिनेशन से, जो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ इज एक्स प्रोवाइडेड दे आर इन द डोमेन। क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो एक्स होगा जब एक्स -1 से +1 के बीच में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा बहुत सारे इंटरवल में, लेकिन वो एक्स होगा कब, जब -π/2 से π/2 है। तो डोमेन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, तो आप डोमेन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ABC रियल नंबर है, तो प्रूफ करना है दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 1 रूट इन 0 2। अच्छा देखो, जैसे ही बोल रहा है एटलीस्ट 1 रूट, इसका मतलब कुछ रॉल्स थ्योरम वाला फील आ रहा है, ठीक है। तो हम एक फंक्शन जनरेट करेंगे और उस पर रॉल्स थ्योरम या कुछ मीन वैल्यू थ्योरम लगा के डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज रॉल्स थ्योरम का फील ही है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी सच एफ डैश समथिंग इज 0। तो अगर इसका मतलब मैं इसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिस पे रॉल्स थ्योरम लगाऊंगा, तो इसीलिए उस मेथड से मैं एफ ऑफ एक्स को क्या डिफाइन करूँगा, 4ax³ का इंटीग्रेशन, 3bx² का इंटीग्रेशन, 2cx cx² से आएगा, और a + b + c जो है a + b + c इंटू एक्स है, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब तुम देख सकते हो एफ आर टू आर जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो सिंस इज डिफरेंशिएबल इसलिए देयर एंड f0 का वैल्यू क्या है भाई, f0 और f1 ये दोनों इक्वल है, राइट, एंड दैट्स इन फैक्ट 0। क्या आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में f1 0 हो जाएगा, और सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1c बिलोंगिंग टू 0 से 1 सच दैट f डैश एक्स इज एट एक्स इक्वल टू c0। तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा एक जगह पे। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप प्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, तो फिर से पार्ट सी में जो फंक्शन आप डिफाइन कर लोगे वो है a0/1 इंटू 2x², किसको, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वो क्वेश्चन देगा, a1/2 इंटू 3x³, ऐसे करते करते an/n+1 इंटू n+2 x का पावर n+2, राइट। तो अगर मैं फंक्शन को ये डिफाइन कर रहा हूँ फॉर ऑल x इन 0 से 1, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फिर आप देख सकते हो एफ ऑफ 0 जो है वो 0 होगा, एंड दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1c इन 0 से 1 सच दैट एफ डैश सी जो होने वाला है वो 0 होगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ से एफ डैश सी निकाल लेगा, लाइक एफ डैश अगर निकालना चाहे तो एफ डैश क्या आ गया, a0x प्लस a1/2x²। तो देखो एफ डैश पे फिर से तुमको मीन वैल्यू थ्योरम लगाना होगा, n+1 x का पावर n+1।
अगर तुम एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ऐसे ऐसे करते करते ए एन एक्स का पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से। ये सब 0 से 1 के स्टोरी चल रहा है, ठीक। तो एफ डैश सी तो 0 है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ से, इस एक्सप्रेशन से, दैट एफ डैश 0 भी 0 होगा। तो अभी तक का क्या स्टोरी हुआ? अभी तक का स्टोरी ये है, जो 0 से 1 के बीच में एफ डैश का अगर मैं बात करूँ तो दैट्स गेटिंग किल्ड एट 0, और एफ डैश एक पॉइंट सी भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है। तो फंक्शन कैसा भी रहा होगा, अब ये तो पक्का हो गया, इसके 0 और सी के बीच में भी एक ऐसा अल्फ़ा मिल जाएगा जहाँ पे इस एफ डैश का डेरिवेटिव मरेगा। इसका मतलब एफ डबल डैश अल्फ़ा विल बी 0 फॉर एट लीस्ट 1 अल्फ़ा बिलोंगिंग टू 0 से सी, एंड सी इट सेल्फ 0 से 1। तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली 0 से 1 के बीच। आप ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, जो भी। यहाँ तो ऑफकोर्स ओपन ही होगा क्योंकि इसके बीच में मिल रहा है स्ट्रिक्टली। इज दिस क्लियर? सो दैट डायरेक्टली प्रूफ जो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स का पावर एन इक्वल टू 0 का हैज अ रूट अल्फा बिटवीन 0 टू, ठीक है। इन जनरल 0 to 1 आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर ए नॉट 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 ही एक रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आइडिया था ना, ये 2 बार 2 स्टेप पीछे जाना था, फिर उस फंक्शन के डेरिवेटिव पे भी रोल्स लगाना था, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सो दैट दिस इक्वेशन इज एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 1, ये वाला पूछ रहा था, राइट, ये वाला स्टेटमेंट। तो अगर वो वाला स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ बनता है जो हम किस पे रोल्स लगाए जो इस इंफॉर्मेशन का यूज कर पाए। तो आप देख सकते हो ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है ना, ये कैसे आने वाला है। तो अगर मैं एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये 3x स्क्वायर देगा। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो अगर इसको, डबल डिफ्रेंशिएशन, तब आएगा 2 इंटू 3 का चांसेस, ठीक है। इसीलिए मैं इसको एक बार इंटीग्रेट किया एफ डैश लाने, फिर डबल एक बार और इंटीग्रेट किया, और उस फंक्शन से मैं रोल्स लगाना शुरू किया। अगर मान लो 3 बार डिफ्रेंशिएट किया रहता है इसको, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 कर देता है, एक्स का पावर 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 करता, तो आपको 3 बार इंटीग्रेट करके वापस जाना होता है एंसेस्टर के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है मॉड ऑफ एक्स का पावर 10 माइनस 60 एक्स का पावर 9 माइनस 290 का मॉड इक्वल टू ई एक्स के पास एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। तो फिर तुमको एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रखा है भाई, फिर एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रखा है। तो अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर लूँ, अगर मैं, चलो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर लूँ उस केस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, मॉड एक्स का पावर 10 माइनस 60 एक्स 9 माइनस 290 माइनस ई का पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन ऑफ कोर्स एफ फ्रॉम आर टू आर इज कंटिन्यूअस, राइट। और f0 का वैल्यू अपने पास 289 है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर एक्सट्रीम हम कंडीशंस कर लें, सपोज मैं x को इन्फिनिटी दे दूँ, सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दे दूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या चेक कर सकते हो, या फिर x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी दे दूँ तो वो भी सही है भाई। x को माइनस इन्फिनिटी डाल दूँ तो ये क्वांटिटी जो होगा वो अपना 0 होगा, और ये क्वांटिटी डोमिनेट कर जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे चले जाएगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर इन्फिनिटी हो गया। सो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है आर टू आर में, सो 0 पे पॉजिटिव है और माइनस इन्फिनिटी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हो। तो मुझे एक एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करना होगा, माइनस इन्फिनिटी से कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। तो अब चलो प्लस इन्फिनिटी से कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जो है वो एफ ऑफ एक्स अब इस कौन वैल्यू से जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, राइट। तो इसको एनालाइज करने के लिए कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स का पावर 10 माइनस 60 एक्स 9 माइनस 290 डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स। तो अब तुम बार बार डिफ्रेंशिएट करते रहोगे तो ये तो 0 को टेंड कर जाएगा,
है ना। लॉपिटल रूल से वो जीरो को जनरेट करेगा ना। हेंस देयर एग्जिस्ट सम एम सच दैट मॉड लेस देन 1। इसका मतलब इसका जो मॉड होगा ये ऑलवेज इससे छोटा होगा फॉर सम एम। तो अगर इसका मॉड इससे छोटा होगा इसका मतलब ये क्वांटिटी जो होगा वो तो निगेटिव होने वाला है फॉर सम एक्स वेरी लार्ज। ये क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी निगेटिव और एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जीरो और उस लार्ज एल लेट्स से एल के बीच में एक वैल्यू है बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो कि निगेटिव होने वाला है, राइट। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था क्योंकि इसको अगर आप फॉर्मली देखो तो ऐसे सोच सकते हो, जो चूँकि मैंने लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स का पावर 10 माइनस 60 एक्स 9 माइनस 290 बाई का पावर एक्स अगर ये निकालूंगा जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से, तो ये बार बार डिफ्रेंशिएट करते रहो तो लास्ट में तुम्हारे पास कितना आने वाला है 10 फैक्टोरियल बाई का पावर एक्स बाई रिपीटेड लूज ऑफ लॉपिटल्स और ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एक्स का पावर 10 माइनस 60 एक्स 9 देखो मैं प्रॉपरली बता देता हूँ डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स जो होगा वो डेफिनेटली एक से छोटा है, तब तो इसका फ्रैक्शन होकर मर गया, ठीक। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एम। तो अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से तो हम बोल ही सकते हैं ना, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जो है उसका है एटलीस्ट वन रूट इन जीरो से 2m, हेंस उसके पास एटलीस्ट वन रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाओ तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स और ई का पावर 2x प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स। तो अब देखो अब इसमें सिर्फ बोल रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट फाइंड करने, राइट। तो सबसे पहले फिर से मैं एक फंक्शन जनरेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब एफ डैश एक्स जो आने वाला है दैट्स 2x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ तो आई विल डू एफ डबल डैश एक्स, राइट। एफ डबल डैश एक्स जो अपने पास आया वो 2 प्लस कॉस एक्स आया विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि कॉस एक्स जो डांस करेगा -1 से +1। तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ एफ डैश जो है एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एफ डैश एक्स का अगर लगभग मैं ग्राफ बनाऊँ तो जीरो पे जीरो आ रहा है, ठीक। और ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी उस टाइप का फंक्शन देखिए। अब अगर मैं एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देखूँ तो जीरो के बाद पॉजिटिव है, डेरिवेटिव जीरो से पन नेगेटिव, देखो ये सब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। इसका मतलब एफ़ का क्या नेचर होगा, एफ़ माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक डिक्रीज करेगा और फिर जीरो से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो अब मैं अगर एफ़ की रफली बात करूँ तो जीरो पे एफ़ है -1, ठीक, जीरो पे -1 है। इसके बाद ये इंक्रीज किया और फिर इधर से डिक्रीज किया तो इसका 2 रूट गारंटी हो गया। अब मीन वैल्यू थ्योरम से आप एग्जैक्टनेस नहीं बता सकते थे, मीन वैल्यू थ्योरम से बस इतना बता सकते थे जो एटलीस्ट वन रूट जीरो और लेट से π/2 के बीच में है। क्यों? क्योंकि देखो मीन वैल्यू थ्योरम से कोई बच्चा बोलेगा एफ ऑफ जीरो -1 है, एफ ऑफ π/2 जो है वो पॉजिटिव है, तो एक रूट जीरो और π/2 के बीच में मिल गया। सिमिलरली चूँकि ये इवन फंक्शन है तो दूसरा रूट जीरो और -π/2 के बीच में भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर अल्फ़ा रूट है तो माइनस अल्फ़ा भी यहाँ पे रूट हो जाएगा। लेकिन इससे आप ये नहीं बता पाओगे जो एग्जैक्टली 2 ही रूट है, ठीक है। ये तो तुम एटलीस्ट वन रूट बोल रहे हो ना जीरो से π/2 के बीच में, अनटिल यू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप एग्जैक्टली सेम तरीके से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें एग्जैक्टली वन रियल रूट आएगा, तो आप बना के चेक कर सकते हो कि इसमें एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन आप इसको बनाओ, इस फंक्शन लेके ई का पावर 2x प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स लेके डिफरेंशियल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रखा है एफ आर टू आर इज ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। अच्छा, ट्वाइस डिफरेंशियल मतलब एफ कंटिन्यूस है, एफ डैश भी कंटिन्यूस है, ठीक है, वो मतलब एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह।
सच दैट एफ 0 है, एफ डैश 0 है, एफ डबल डैश एक्स भी 0 है फॉर ऑल एक्स, सो दैट एफ एक्स हैज़ नो पॉजिटिव रियल रूट। तो अब आप बताइए इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, so since f double dash x is greater than 0 for all x belongs to R, this implies f dash is strictly increasing, right, on R. So f dash x जो होगा that will be greater than f dash 0, और f dash 0 दे रखा है, इसका मतलब f dash x जो है वो खुद greater than 0 है। अब यहाँ से मैं बोल दूँगा जो f strictly increasing है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर होगा एफ ऑफ 0 से, ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, तो एफ 0 ऑलरेडी 0 दे रखा है, सो आई कैन टेल एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी केस नहीं दिया है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं 0 तो हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू 0 0 पे हो सकता है, भाई नहीं हुआ, क्योंकि तुम ऐसे डिफेंड करोगे एफ एक्स क्यूब है तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इवन इट्स डेरिवेटिव डाइज एट 0, बट दैट्स नॉट द केस यार, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दे दिया। क्वेश्चन में ये दिया रहा था तब पॉसिबिलिटीज था, क्वेश्चन तो वो रहा एफ डैश इज स्ट्रिक्टली पोस्ट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे आप कन्केविटी या उससे भी सोच सकते थे, कैसे कोई बच्चा बोलेगा ग्राफ से एफ 0 है, एफ डैश 0 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है इसका यहाँ पे, और डबल डैश पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, तो ऑफ कोर्स कभी भी 0 लेगा ही नहीं। ठीक है, 0 के अलावा, सो ऑफ कोर्स देयर इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, राइट, और एफ 0 तो 0 है ही ना क्वेश्चन में, पॉजिटिव में आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है, सो दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ई का पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है ई का पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 का कोई भी 2 रियल रूट अल्फा बीटा होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बोल रहा है ई का पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1, इसके कोई भी 2 रियल रूट, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा सेटिस्फाइड, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इसका 2 रियल रूट है, तो इसके बीच में अल्फ़ा और बीटा के बीच में देयर एग्जिस्ट 1 गामा बिलोंगिंग टू अल्फ़ा बीटा सच दैट गामा जो है, गामा इज रूट ऑफ विच इक्वेशन, गामा इज रूट ऑफ ई का पावर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस। अच्छा, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स इफ ई का पावर अल्फा साइन अल्फा इज 1 एंड ई का पावर बीटा साइन बीटा इज 1 such that alpha is not beta, then prove that there exists at least 1 gamma belonging to alpha beta such that e का पावर गामा cos गामा प्लस 1 इज 0। तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और सवाल है क्या तुम अल्फ़ा निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके, नहीं, बीटा निकाल सकते हो सॉल्व करके, नहीं, ऐसा नहीं ना, अल्फ़ा 5 है बीटा 7 है तो तुम बोलो चलो इसको भी सॉल्व करके 6 आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये बहुत ही शानदार सा मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। अब ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में आपको हिंट लग रहा है जो इसको इससे रिलेट करना होगा। अब सो दैट देयर एग्जिस्ट 1 गामा इन दिस, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट 1 एटलीस्ट 1 पॉइंट सो दैट एफ डैश इज 0, इसका मतलब कोई फंक्शन का ये डेरिवेटिव रहा होगा, और फंक्शन का हिंट भी यहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन डिफाइन किया, साइन एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब देखो तुम सोच सकते हो मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 या फिर साइन एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट करके इस टाइप का लाना चाह रहा था, ई का पावर एक्स कॉस एक्स। तो दैट्स द मोटिवेशन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन एफ जो है वो R टू R में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल।
तो वाट अबाउट एफ डैश एक्स, वाट अबाउट एक्स कॉस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब मान लो लेट ए कॉमा बी टू रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी, एंड अगर ए इसका रूट है, ए रूट है मतलब ई का पावर ए साइन ए 1 हो जाएगा, ई का पावर बी साइन बी ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, ई का पावर साइन बी 1 हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया बाबू, एफ ऑफ ए का वैल्यू 0, एफ ऑफ बी का वैल्यू 0, सो देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी 0। और एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी क्या है, कुछ नहीं, ई का पावर सी कॉस सी प्लस 1 0 है, हेंस प्रूफ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, आप प्रूव करो ई का पावर एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स जो है, और साइन एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स है, इसका कम से कम 2 रूट होगा ही। वो आसान है क्योंकि देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा और ई का पावर एक्स पता है 0 पे 0 होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे अगेन 0 होगा, तो ई का पावर एक्स कुछ इस टाइप का जा रहा होगा, सॉरी 0 पे 1 होगा, ई का पावर माइनस एक्स तो 0 पे 1 एंड इन्फिनिटी पे 0 और फिर कुछ इस टाइप का। तो देख सकते हो ये बहुत बार कट कर रहा है, राइट। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस अल्फा एंड बीटा, इसके बीच में एक पॉइंट होगा गामा, सो दैट इसका डेरिवेटिव उसको सेटिस्फाई करेगा। अगेन बिटवीन एनी टू रूट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन टू। तो एज सच द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ये वाला जो इक्वेशन है ये खुद इनफाइनाइट है, राइट, ये खुद इनफाइनाइट है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ये वाला भी इनफाइनाइट है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है इसके 2 फाइनाइट रूट के बीच में इसका एक रूट लॉक्ड होगा, कम से कम एक, कम से कम एक। तो ये दैट वाज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो बोल रहा है एफ ये है सो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, मतलब ये बाइजेक्शन है। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। एफ डैश जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी 15x4 माइनस 6x² प्लस 12। अब इट्स 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6x² प्लस 2। अब तुम एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो टी नॉन नेगेटिव है, सो इस 15t² माइनस 6t प्लस 12। अब इसका डी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप देख सकते हो, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगा, 0 पे 8 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये 1 1 1 2 तो होना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो ए बी सी डी पार्ट। तो इसमें ए पार्ट आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसको दिस माइनस दिस को एक फंक्शन एफ एक्स लेके डिफाइन कर लो, एंड देन दिस माइनस दिस को एक फंक्शन जी एक्स करके डिफाइन कर लो, और डेरिवेटिव से फिर उसका नेचर निकाल लो। मैं इसमें थर्ड पार्ट आपको बता देता हूँ, ये वो थोड़ा टेक्निकल है। सो लेट्स डू थर्ड पार्ट है, पार्ट सी। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। भाई आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ठीक। ये कंटेंट पता है AR1 लेवल का कंटेंट है, आपको पता है ना AR1 कहाँ से आया। हाँ, तो वो सभी जो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन जो है हम लोग ही प्रिपेयर करते हैं भाई तो इसीलिए आप थोड़े इसको स्प्रेड करो जिससे मेरा भी ट्रैक्शन बढ़े यूट्यूब पे, और फिर मैं और मोटिवेट हूँ आपको ऐसे लंबे लंबे और सेशंस देने के लिए। क्योंकि क्या होगा ना, आप अगर ज़्यादा इसको शेयर नहीं करते हो, लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो फिर मोटिवेशन इंसान ही है ना भाई। इतना सोचो, आप खुद कोचिंग में पढ़ रहे होगे, ठीक है, टीचर्स मेहनत करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोचिंग स्कूल जहाँ पढ़ रहे होगे बहुत टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे आके कोई आपको इतना मेहनत से ये हाई लेवल का क्वालिटी कंटेंट नहीं देने वाला है। तो देखो मुझे प्रूव करना था 2 sin x प्लस 10x जो है वो ग्रेटर देन 3x होगा x 0 से π/2 में। तो दिस माइनस 3x को मैं एक फंक्शन मान लिया 4x 0 से π/2 में। π/2 वैसे भी मैं इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये तो डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो फिर एफ डैश का वैल्यू जो आया वो 2 sin x 2 cos x आएगा, सॉरी 2 cos x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। अब मैं चाहूँ तो 0 को इंक्लूड भी कर सकता हूँ क्योंकि 0 तो अलाउड है,
चलो जीरो अलाउड, क्वेश्चन में भी शायद जीरो अलाउड, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन में जीरो अलाउड ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो एक्सक्लूड करो इंक्लूड करो, उससे कोई मतलब है, क्योंकि मुझे अब इसका नेचर देना है। अब देखो अब इसका नेचर क्या मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सेकेंड जो होगा 1 से बड़ा होगा, कॉस जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये -2 से 2 के बीच का नंबर है, इसमें से -3 बताओगे प्लस मोर देन 1 है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है कुछ इंटरवल में। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट एनालाइज करना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं f" निकाल लेता हूँ सेफ्टी के लिए। वैसे कोई बच्चा चाहे तो 1/cos² लिख के भी यहाँ से और 1 + tan² लिख के भी कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं जो नामुमकिन है, नामुमकिन तो कुछ नहीं है भाई संसार में। लेकिन अब तुम f" देखोगे ना तो डायरेक्टली दिख रहा है जो सेकेंड x³ -1 जो है इस इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होगा, तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 से π/2 में f' जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज f' जो होगा वो ग्रेटर देन f'(0) हो जाएगा। अच्छा इसीलिए बेटर है जो यहाँ पे मैं 0 इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि मुझे जस्ट स्ट्रिक्टनेस प्रूव करना है, ठीक है। तो डोमेन में 0 नहीं है फिर तो मैं ये नहीं लिख रहा था, तो कॉस्मेटिकली मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया। अब f'0 0 क्या आप देख सकते हो, 0 पुट करने से 3 - 3, इसका मतलब f' जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। अब दिस इम्प्लाई f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब f अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली f0 से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, ठीक है। अगर 0 इंक्लूड करोगे तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगा। तो फाइनली हमने प्रूव कर दिया 2 sin x + tan x जो है वो ग्रेटर देन 3x होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, अगर मैं ओपन 0 रखूँ तो स्ट्रिक्ट ग्रेटरनेस, अगर मैं क्लोज कर दूँ तो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक बेसिक में अच्छा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो बाइनोमियल वाला है, तो चलो इसको भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ डी को। तो पार्ट डी में क्या बोल रहा है बच्चों, पार्ट डी में व्हाट दे आर आस्किंग इज अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 के लिए और एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए मुझे प्रूव करना है 1 + x का पावर अल्फ़ा ऑलवेज ग्रेटर होगा 1 + α(x)। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेट्स अल्फ़ा को मैं 3 मान लूँ और x को अगर मैं ग्रेटर देन -1 कुछ भी 5 मान लूँ, तो बोल रहा है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा 1 + 5 × 3 से। तो ये तो तुमको ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन फिर इसको कैलकुलस से कैसे करोगे, तो मैं f(x) को एक फंक्शन लेता हूँ 1 + x का पावर अल्फ़ा -1 + α(x) फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और मैं अल्फ़ा को 1 से बड़ा ले रहा हूँ, ठीक। तो f' का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो अल्फ़ा 1 + x अल्फ़ा -1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्लियरली देख सकते हो f' जो है लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x इन द डोमेन, ठीक है। और f' जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f डिक्रीजिंग है, f जो है वो डिक्रीजिंग होगा -1 से 0 के इंटरवल में, एंड इंक्रीजिंग होगा 0 से इन्फिनिटी में। हो गया क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(0) इन -1 से 0। ऑल्सो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(0) मतलब 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 विच प्रूव्स द इनइक्वालिटी, ठीक। चलो अब जो है ये बहुत ही सुनहरा प्रॉब्लम है जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भी आया था। तो ये है डिटरमाइन ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इस ब्रह्मांड में सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक है। अब ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर मैं ए को देखूं तो बोल रहा है वैसा पूरा डिफरेंशियल फंक्शन निकालो जो f(0) पे 0 हो जाए, f(1) पे 1 हो जाए, और मॉड f'(x) जो है वो ऑलवेज हाफ से कम रहे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो सबसे पहले तो एक बच्चा मान लो फील करना चाहेगा, तो f(0) पे 0 है, f(1) पे वो 1 आएगा,
फंक्शन 0 से 1 डिफाइंड है। अगर तुम कैसे भी ग्राफ बनाओगे, सपोज ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ये बनाए तो सबसे पहले देखो, अगर y = x लाइन तो मोस्ट ऑब्वियस है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि f डैश x जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा इफ़ f ऑफ x = 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं दूसरा ग्राफ देखूं, जैसे मैं ये वाला देखूं, तो क्या इसका स्लोप ऑलवेज हाफ से कम है? अब देख के तो तुम नहीं बता सकते हो, क्योंकि देख के तुमको लग रहा है जो ठीक है सर, अगर यहाँ पे एंड पॉइंट के आसपास ये स्लोप m1 लग रहा है और ये तो 45 से ज़्यादा ही एंगल बना रहा है, तो नहीं, ये भी वैलिड नहीं है। सिमिलरली ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि तुम बोलोगे देखिए यहाँ पे y = x लाइन था, ये y = x से ऊपर से खुल रहा है, तो ये स्लोप खुद 1 से बड़ा हो गया है इन द बिगिनिंग ओनली। तो ऐसा लग रहा है जो कोई फंक्शन नहीं है, ठीक। अगर कोई बच्चा बोलेगा जो नहीं ठीक है, तो फंक्शन टर्न करके ऐसा जा सकता है। फिर भी देखो, जैसे ही y = x पे, तो यहाँ पे टेंजेंट अगर लगाओगे तो तुमको लग रहा है एंगल 45 ज़्यादा है। लेकिन अब सवाल है, सिर्फ लगने से मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, आपको रिग्रेसली बोलना होगा, नहीं तो आप जैम हो जाओगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ये इन्फॉर्मेशन, और इसका हम खतरनाक यूज़ करेंगे। तो चूँकि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा 0 से 1 के इंटरवल में, राइट। तो अगर मैं 0 से 1 के इंटरवल में आसानी से मीन वैल्यू लगा दूँ, ठीक है, तो f(1) - f(0) by 1 - 0 = f डैश c for at least 1c belonging to 0 से 1। लेकिन अब f(1) 1 दे रखा है, f(0) 0 दे रखा है, तो f डैश c जो हो जाएगा एटलीस्ट 1c के लिए f डैश c 1 होना चाहिए। लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि ये तो बोल रहा है f डैश c जो है वो ऑलवेज हाफ से छोटा ही है। इसका मतलब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो सच फंक्शन। लेकिन अब बोल रहा है डिटरमाइन ऑल डिफरेंशियल फंक्शन सेकंड केस में, ठीक है। अब सेकंड केस में जो है वो बोल रहा है जो इतना कितना सारा फंक्शन है जो f डैश x का मॉड है लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, और f(0) 0 है, f(1) 1 है। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुम सोचोगे ना, जो मीन वैल्यू थ्योरम से तो मैं यूनिकनेस का गारंटी ही नहीं दे सकता हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम से आप क्या कह सकते हो? मीन वैल्यू थ्योरम से सिर्फ आप बता सकते हो एग्जिस्टेंस का। लेकिन अब देखो, ये क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से मैं ये भी बता सकता हूँ इतना कितना सारा फंक्शन है, नंबर ऑफ मतलब कार्डिनलिटी ऑफ, अगर मैं एक सेट डिफाइन करूँ f ऑफ x सच दैट ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं b में जाऊँ तो सब कुछ सही चल रहा है, सेम चल रहा है, सिर्फ कंडीशंस और डेरिवेटिव चेंज है। f(0) is 0, f(1) is 1 एंड f डैश x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से। ये किया, ठीक है। अब बोल रहा है कितने ऐसे फंक्शन हैं। तो अगर फिर से कोई बच्चा अगर मीन वैल्यू थ्योरम लगाता है, अगर मान लो फिर से कोई मीन वैल्यू थ्योरम 0 और 1 पे लगा देता है, तो देयर एग्जिस्ट सम c, क्योंकि f(0) 0 है, f(1) 1 है, तो एक ऐसा c तो होगा इसके बीच में जहाँ पे स्लोप जो होगा इससे मैं स्लोप ऑफ दिस लाइन मतलब y = x लाइन, और f डैश c विल बी इक्वल टू 1 - 0 which is basically 1. Now that's fine because f dash c is less than equal to 1, तो ये तो 1 हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाने से कुछ खास फंक्शन के नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में जानकारी मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे मिल रहा है, एक चीज़ मुझे जानकारी मिल गया, जो c एग्जिस्टेंस ऑफ c तो गारंटी होगा भाई मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है f डैश c का मॉड जो है या तो 1 से छोटा होगा, और f डैश c का मॉड जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब ये तो मैं बता सकता हूँ f डैश c का मॉड 1 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ऐसा c एग्जिस्ट करता है 0 के 1 में जहाँ पे f डैश c जो होगा वो 1 होगा, तो इससे छोटा तो होगा ही नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है मॉड f डैश c को 1 होने का। इसका मतलब अब तुम फिर सोच सकते हो f डैश c जो होगा या तो वो f(x) होगा प्लस माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट टाइप में रहा होगा, तो कुछ ऐसा फील तो ज़रूर आ रहा है। तो इसी चीज़ को आप थोड़ा रिग्रेसली और बना सकते हो। तो अगर मान लो मैं एक फंक्शन g(x) को डिफाइन कर रहा हूँ x - f(x)
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो क्लियरली जी जो है वो 0 से 1 टू आर में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर वेज होगा सॉल्व करने का। तो अगर मैं जी डैश की बात कर लूँ तो 1 माइनस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स बोल रखा है, ये ऑलवेज -1 और 1 के बीच में डांस कर रहा है, तो जी डैश ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जी जो है इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1। एंड आपको पता है जी 0 जो है वो 0 है, 0 माइनस एफ 0, जी 1 भी 0 है। तो अब तो मज़ा आ गया भाई, क्योंकि देखो जी 0 पे 0 है, जी 1 पे 0 है, और जी डैश ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो इंक्रीज करके इसको डिक्रीज करना ही होगा, मजबूरी है, क्योंकि फिर 1 पे इसको 0 रखना है, कंटिन्यूस भी है क्योंकि डिफरेंशिएबल है। तो एक ही तरीका है, अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, तुम कैसे भी इसको कनेक्ट करोगे तब तो फिर यहाँ से डिक्रीज होने लगा, वायलेट हो गया, बिकॉज जी डैश जी मस्ट भी इंक्रीजिंग। तो अब इस बेचारे के पास एक ही मौका है जो इसको मर जाना होगा आइडेंटिकली, मतलब जी मस्ट डाई आइडेंटिकली। इसके अलावा इसके पास कोई मौका नहीं है। तो मेरे पास 0 से 1 में सिर्फ एक ही फंक्शन आया, तो जी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल, विच मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर? तो यहाँ से अगर कोई बच्चा सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स का एक्स प्लस सी देगा तो एफ 0 0 है, तो एक एक्स सॉल्यूशन होगा। ठीक है, माइनस एक्स सॉल्यूशन हो नहीं सकता है क्योंकि एफ ऑफ 1 -1 है नहीं। तो ऐसे आप प्रॉपरली इस चीज़ को कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ, और अगर आप बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े हो तो इसको फिर बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखते हैं कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पा रहा है। ठीक, तो अब बताओ, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि 1 है, इफ एक्स इज 0 से 1 एंड इज 0 फॉर 1 to 2। तब क्लियरली देख सकते हो 1 पे जो है स्मॉल लिटिल एफ जो है दैट इज डिसकंटिन्यूस, हैंस नॉन डिफरेंशिएबल। कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई डिफाइन 0 to x एफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स 0 से 2। तो जैसे फील अगर लोगे इसका, क्वेश्चन 5 का अगर मैं फील लूँ, फील लेना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। तो 0 से 1 तक इसका बिहेवियर 1 जैसा है, राइट, 0 से 1 तक 1 जैसा है, और 1 पे अचानक से 0 आ गया, डिसकंटिन्यूटी, और 2 तक ये 0 ही रहा। अब 0 से x एफ टी डी टी का मतलब क्या है भाई? कैपिटल एफ एक्स का मतलब, जैसे मान लो एफ ऑफ में 0 डाल दूँ तो इट मीन्स 0 से 0 एफ ऑफ टी डी टी। तो ये एरिया को बता रहा है, मतलब एफ 0 का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। अगर एफ एक्स को पर्टिकुलर एक्स ले लो तो वो क्या बता रहा है? एफ ऑफ एक्स 0 से एक्स एफ टी डी टी, मतलब ये एरिया को बता रहा है। और ये एरिया कितना होगा? ये तो 1 है और ये x है, तो ये क्वांटिटी को मैं खुद बोल सकता हूँ, दिस विल बी x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1, राइट, कैपिटल है। लेकिन अचानक से मान लो मैं x का वैल्यू अगर 3/2 ले लूँ तो फिर ये पूरा एरिया और फिर ये एक्स्ट्रा एरिया, तब तो कांस्टेंट ही रहना है ना यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कैसा डिफाइन हो पा रहा है? अगर आप देखिए तो एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है? इट इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, और ये पूरा एरिया ही 1 into 1 हो गया 1, और इसमें तो बढ़ ही नहीं रहा है, आप कोई भी वैल्यू आप ले लो। सो इट्स 1 इफ एक्स इज फ्रॉम 1 से 2। तो अचानक से आप देख सकते हो एरिया जो है यहाँ के बाद कांस्टेंट होने लगा, राइट। चलो अब मैं 1 पे चेक करता हूँ, बिकॉज दैट इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का इश्यू है। अब देखो फंक्शन x जो है वो 1 पे कंटिन्यूस है, वो हैप्पीली कंटिन्यूस है, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो है इस फंक्शन का स्मॉल एफ ऑफ एक्स का वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि देखो अचानक एरिया बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये किस रेट से बढ़ रहा था? इसका डेरिवेटिव अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूँ तो ये 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 एक्सक्लूडेड, और ये 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 2 इंक्लूडेड। लेकिन मैं 0 पे सेपरेटली बात करना होगा, क्यों? क्योंकि 0 पे
सॉरी 1 पे सेपरेटली बात करना होगा। ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि 1 पे ऑल दो फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी का डेंजर है क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो चलो मैं चेक करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस। तो 1 से आगे का डेफिनेशन ये 1 आएगा, एफ ऑफ 1 आपको पता है बाबू 1 आएगा, बाई एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो ये 0 आ गया। अब कोई बच्चा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, अगर ये मैं चेक कर ले रहा हूँ तो 1 से पहले इसका बिहेवियर इज लाइक एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एंड दैट्स गोइंग टू 1। तो आप देख सकते हो क्लियरली लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बिकॉज 0 और 1 मिसमैच कर रहा है। तो यहाँ से इज दिस डिफरेंशिएबल, आंसर इज नो एंड वी हैव जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा बोल रहा है, इफ f इज 0 to 1 to 0 to 1 इज कंटिन्यूस देन सो दैट दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 से 1। तो आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं भी आता है ना फिर भी इसको कर सकते हो। और इस टाइप का फिर एडवांस बहुत सारे क्वेश्चन झोली भर भर के आपसे पूछेंगे और आप झोली भर भर के निकालते रहो। तो f एक कंटिन्यूस फंक्शन 0 से 1 में, तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन ही डिफाइन कर लेता हूँ। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन साई एक्स 2x माइनस 0 से x एफ टी डी टी माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से। अब चूंकि लिटिल एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलस में अगर स्मॉल एफ कंटिन्यूस है तो 0 to x फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, राइट। वैसे तुम फील भी कर सकते हो मतलब अगर स्मॉल एफ कंटिन्यूस है तो 0 से x वाला डिफरेंशिएबल हो जाएगा और डिफरेंशिएबल है तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस होगा ही, ठीक है। और अगर f डिसकंटिन्यूस है फिर भी 0 से x एफ टी डी टी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम है जो लिबनीज रूल को इनवाइट करता है। एनीवे तो अभी आप इसको साई डैश जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब साई डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब साई डैश की मैं बात करूँ तो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन इज बैक टू दैट फंक्शन, तो मैं लिबनीज रूल यहाँ लगा दिया। अब एफ ऑफ एक्स देखो 0 से 1 में दे रखा है तो ये तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। तुम बोलोगे भाई कैसे ये पॉजिटिव होगा? तो एफ ऑफ एक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ है ना, एफ ऑफ एक्स जो भी होगा वो डेफिनेटली सबसेट होगा, मतलब ये बिलोंग करेगा इसी से 0 से 1 के इंटरवल से। तो अब तो मैं बोल सकता हूँ साई जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अब देख लो भाई साई 0 का वैल्यू क्या आएगा, इस 0 माइनस 0 से 0 एफ टी डी टी माइनस 1। तो साई 0 तो निगेटिव 1 आ गया, तो 0 पे मेरे पास माइनस 1 आंसर है। और 1 पे क्या आ गया, 1 पे साई 1 पे आने वाला है 2 माइनस 0 से 1 एफ टी डी टी माइनस 1 विच इज 1 माइनस 0 से 1 एफ टी डी टी। अब देखो अब ये क्वांटिटी मैक्सिमम तो एक होगा, मैक्सिमम एक होगा, मतलब ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से 1 जा रहा है एफ टी, या फिर 0 होगा। तो एनीवे इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो इन एनी केस एग्जैक्टली 1 रूट ही गारंटीड है। हाँ अगर ये एग्जैक्टली 1 आ जाए ये इंटीग्रल, मतलब अगर मैं एफ टी को आइडेंटिकली 1 ले लूँ फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 से 1, तो उस फंक्शन के लिए मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो 1 पे 0 हो जाएंगे, अदरवाइज एग्जैक्टली 1 रूट ही इस फंक्शन का आएगा। तो ये भी एक काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशंस अच्छा लगा होगा। वैसे इसको आप रॉल्स थ्योरम के पाथ से भी ले जा सकते थे, जैसे तुम साई 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना, साई 0 नेगेटिव है तो तुम बोल सकते हो एक रूट उस दोनों के बीच में है 0 1। अगर g1 साई 1 0 है तो 1 इज द ओनली रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और साई 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, हेंस बाय इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इक्वेशन साई x इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है। अब अभी मैं प्रूव कर दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 रियल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ ये आप ट्राई करना चाहोगे क्या खुद से? चलो इसमें से मैं कौन सा बना दूँ आप बताइए।
इसमें से अब पहला वाला क्वेश्चन है जो पहला वाला, उसको तुम कैसे बना पाओगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और वो वाला, तो ये तो डायरेक्टली रीमेन सम का क्वेश्चन है, तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आप रीमेन सम को जानते हो तो k/n को r कर दो, 1/n को dx, k/n को x, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट को मैं रीमन इंटीग्रल से कर सकता हूँ। 3 टाइम्स 0 से 1/3 f डैश टी डी टी, एंड दैट विल गिव यू 3 टाइम्स f ऑफ 1/3 माइनस f ऑफ 0। तो ये तो ठीक है, इजी था। सेकेंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? सेकेंड क्वेश्चन में मैं इसको एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ई एक्स वाई साइन एक्स, थर्ड आप खुद से कर लेना। तो दिस इम्प्लाई एफ डैश विल बी साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अब फिर से मुझे एक नया फंक्शन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लेना होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है नीचे वाला, इस इंटरवल में 0 से π/6 π/2 में मैं ही एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब 0 से π/2। तो अगर मैं फिर से इसका डेरिवेटिव देखूँ तो cos x, ठीक है, माइनस cos x प्लस x साइन x आ जाएगा, और ये कैंसिल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x इन 0 से π/2। तो मैं बोल सकता हूँ g जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो g अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो gx जो होगा वो ग्रेटर देन g0 होगा, इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है ऑलवेज तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा और नॉन नेगेटिव, इसका मतलब f इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। अब अगर f इंक्रीजिंग है इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, f ऑफ π/6 जो होगा वो ऑलवेज छोटा होगा fx से π/2 से। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि π/6 से π/2 में, इनफैक्ट मैंने 0 से π/2 में प्रूव कर दिया इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है, आप ग्राफ से आप देख सकते हो इसका ये लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट में मज़ा आने वाला है, इनफैक्ट इसको मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो थर्ड पार्ट अगर तुम फील करने वाले हो, अगर कोई बच्चा फील करना चाहता है, मैं ये सेशन इसलिए भी ला रहा हूँ ना क्योंकि मेंस काफ़ी क्वेश्चंस आजकल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो आप देखो, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब ज़बरदस्त होने वाला है, राइट। तो यहाँ से आप क्या करने वाले हो, बोल रहा है ए टू बी आर कंटिन्यूस फंक्शन है, सो दैट देयर एग्जिस्ट सम सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बी माइनस लिप सी। एक तो फिर अगर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर, अगर ये कोई फंक्शन है ए से बी तक तो उसका कुछ एरिया ए रहा होगा। अब वो एरिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b माइनस ए का गैप इंटू लेट से कुछ अननोन लेंथ l, ठीक। तो अब सवाल है ये लेंथ l जो है वो इसी के बीच से आएगा कि नहीं, मतलब एक में इस एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ रेक्टेंगल से। तुम फील कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ से जो गायब हुआ वो यहाँ पे ऐड हो गया रेक्टेंगल, ओके। तो मतलब इस बेसिकली तुम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो फंक्शन का, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो फंक्शन का। तो अगर इसको कोई बच्चा प्रॉपरली करना चाहे तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो होगा वो देखो, वो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ग्राफिकली तो आपको फील आ ही रहा है, लेकिन अगर तुम प्रॉपरली करोगे तो चूँकि f जो है वो कंटिन्यूस है ऑन 0 से 1, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना इस इंटरवल में, और ये इंटीग्रेबल भी है। तो हम बोल सकते हैं एक मिनिमम कंटिन्यूस फंक्शन का एक मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जो भी मेरा इंटीग्रेशन होगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो इस दोनों के बीच में लाई करेगा, वेयर कैपिटल एम इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एंड स्मॉल एम इज़ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम स्मॉल एम को क्या बोल रहे हैं, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, और यहाँ पे 0 से 1 में ए टू बी कर रहा है। वैसे मैं डी स्केल करके भी क्वेश्चन को एक ए टू बी को मैप कर सकता हूँ 0 से 1, एनीवे उसका काम है नहीं। एंड कैपिटल एम को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स
एक्स बिलोंग्स टू ए टू। इनफैक्ट तुम इसको ओके इन्फ और सब से भी डिनोट कर सकते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जेई के सिलेबस में आप उस वर्ड के यूज़ नहीं करते हो तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है जहाँ पे यहाँ ओपन नहीं है, अभी मैं इसका इन्फीमम दे दूँगा मतलब मिनिमम, तो इन्फीमम को मैं 0 बोल सकता हूँ क्योंकि ये 0 की ओर जा रहा है, और सुप्रीमम को 1 बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे इसका मैक्स और मिन डिफाइन नहीं है, तो इस चक्कर को हटाने के लिए मैथमेटिशियंस ने 2 और वर्ड का ईजाद किया, इन्फीमम और सुप्रीमम। एनीवे कंटिन्यूअस के लिए तो ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंस होगा मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चूंकि f कंटिन्यूअस है, सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन a टू b, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू a टू b सच दैट डेफिनेटली f ऑफ अल्फा होगा मिनिमम और f ऑफ बीटा होगा मैक्सिमम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं f ऑफ अल्फा a से b f ऑफ x बाई b माइनस ए अगर डिवाइड कर दो इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से एफ अल्फ़ा और एफ बीटा के बीच में जो भी वैल्यू है वो डेफिनेटली अटेंड होगा बाय सम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ अल्फ़ा और एफ बीटा के बीच में देयर एग्जिस्ट सम सी, राइट, so there exists some c belonging to alpha to beta, probably I can write both inclusive such that f of c will be a से b f of x dx by b minus a, so this implies integral of a to b f of x dx is equal to f c into b minus a। अब जब आप प्रूफ कर लेते हो कोई थ्योरम को तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जैसे ये बोला है कोई भी फंक्शन, अगर मान लो मैं साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स दे दूँ 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है, तो पाई बाई 2 इंटू एक वैल्यू एफ ऑफ अल्फ़ा एग्जिस्ट करेगा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तुम देखो ये कॉमन सेंस से ये लग रहा है क्या, क्योंकि एक ये फंक्शन होगा 0 पे 1 पाई बाई 2 पे 1 प्लस ई का पावर ये एरिया रहा होगा, तो ये बोल रहा है इस एरिया को तुम लिख सकते हो ये लेंथ इनटू अ वैल्यू बिटवीन दिस, मतलब कहीं बीच में। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो तुम ऊपर में अगर वो लेंथ लिखो तो एरिया का तो क्रॉस कर जाएगा ना, बहुत नीचे भी ये नीचे हो ही नहीं सकता है, तो ये तो कॉमन सेंस से तुम बोलोगे भाई है ये सर आप कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं उस बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ जो ISI CMI का एग्जामिनेशन लिखना चाह रहे हैं। ठीक, मज़ेदार ये है और मज़ेदार है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी तुम फील करना चाहोगे तो मज़ा आएगा। 27th वाले जो है, तो इसको मैं 27 क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई, और इसको 28 बोल रहा हूँ। 27 क्या बोल रहा है, एफ आर और जी जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो दैट देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए टू बी। अब दो फंक्शन को क्लब करके एक प्रॉपर्टी बना रखा है सच दैट ए टू बी एफ एक्स जी एक्स इज एफ सी टाइम्स ए टू बी जी एक्स। अच्छा, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है भाई, बोलना चाह रहा है जी एक्स एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ए टू बी के बीच में कुछ एरिया होगा इसका इंटीग्रेशन, ए इज नॉट 0 नहीं, ये कुछ मान लो इस टाइप का है ए टू के बीच में, और एफ कैसा भी फंक्शन है, मतलब एफ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ए और बी के बीच में। तो अगर मैं इस दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करूँ और फिर ए से बी तक इंटीग्रेट करूँ दैट्स इक्वल टू एफ सी, वाह बहुत ही बढ़िया। तो अब इस केस में जो है, इस केस में आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, इस केस में देखो f जो है वो कंटिन्यूस है ए से बी में, और मैं बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में एवरी कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा क्लोज इंटरवल में वो बाउंडेड होता है। तो फिर से मैं एक मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर सकता हूँ एफ अल्फा एफ बीटा। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, या तो तुम एक फंक्शन रिडिफाइन कर लो जैसे ये माइनस ये करके, ठीक है, या फिर तुम फर्स्ट ऊपर वाले जो अभी ने इम्प्रूव किया है उसको
एसोसिएट करके इसको प्रूफ करो, ठीक है। और अगर प्रूफ करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन और ये आप कमेंट में डालिए कितनों से सॉल्व हो पाया। अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो मैं आपको हिंट दूंगा, आप हिंट से भी नहीं समझ पाए तो फिर मैं सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको डायरेक्टली हिंट दे देता हूँ, अगर जो बच्चा इसको सॉल्व करना चाहता है ये वाले क्वेश्चंस के लिए, GX के लिए थोड़ा वो टेक्निकल है। तो आप GX को डिफाइन कर लो, x टाइम 0 से x f ऑफ टी डी टी माइनस 0 से x t टाइम्स ऑफ f ऑफ टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब सिंस f इज कंटिन्यूस बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस, तो g जो होगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, g r टू r में विल बी डिफरेंशिएबल। तो g डैश x क्या होगा बच्चों, g डैश x आएगा 0 से x f टी डी टी एंड प्लस x टाइम्स ऑफ एफ एक्स माइनस x ऑफ f ऑफ x। तो ये हो गया मेरे पास जस्ट 0 टू x f टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब चूंकि फिर से हम बोल सकते हैं f कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से g डैश डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ g डबल डैश x जो होगा वो f ऑफ x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं इसको लिबनीज रूल से कर रहा हूँ, लिबनीज रूल। अगर आपको लिबनीज रूल नहीं पता है तो जस्ट वेट कीजिए, मैं एक लेक्चर में पूरा बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि लिबनीज रूल पे 90% क्वेश्चन यही के आते हैं, तो अगर आपने इंटीग्रेशन किया होगा तो पक्का आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने किया समाप्त। चलो एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा, आपको मज़ा आएगा शायद। तो ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी। अब देखो, अगर मैं ये बताऊं जो f डैश जो है वो ग्रेटेस्ट x है, अगर एक फंक्शन f है जो कि लेट से r टू r, और मैं इसको 0 से 2 पे डिफाइन कर आर वी डिफाइंड सच दैट f डैश x इज ग्रेटेस्ट x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 2। तो अब बताओ, एंड S इज द सेट ऑफ ऑल f बिलोंगिंग टू f, okay, where f is family of function defined above, ठीक है। तो फिर आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस जो वो क्या होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो, इसको सबसे पहले सोचते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो बोल रहा है एफ डैश एक्स को पहले डिफाइन कर लो। तो एक्स अगर 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 1 एक्सक्लूडेड, तो एफ डैश एक्स 0 होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्स ऐसा बिहेव करेगा। और जब एक्स 1 से 2 के बीच में, एक्स अगर 1 से 2 के बीच में, तो फिर ये 1 जैसा बिहेव करेगा। और x अगर 2 है तो फिर ये 2 जैसा बिहेव करेगा, राइट। तो ऐसा फंक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 2 को जैसे एक्सक्लूड भी कर सकते हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मान लो मैं क्वेश्चन में 2 को एक्सक्लूड कर दूँ, इंक्लूड भी करेंगे तो फिर हो जाएगा। मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में पहले फील्ड बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको मज़ा आने वाला है। तो अब क्या एक ऐसा फंक्शन है जिसका एफ डैश एक्स 0 हो जाए इस इंटरवल पे 1 हो जाए? तो तुम बोलोगे हाँ भाई ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एफ़ को इंटीग्रेट कर लो तो ये कोई कांस्टेंट होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, आपका जो सॉल्यूशन होगा। और 1 होगा तो कुछ एक्स प्लस लेमडा हो जाएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। यही आप बताओगे, राइट? ये बताओगे ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। अब चूंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, एफ डैश एक्स 1 पे, बताइए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एफ डैश 1 का वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस एट 1।
तो अगर एफ कंटिन्यूस 1 पे है तो सी का वैल्यू, ठीक है ना, तो जो सी होगा वही क्या होगा 1 पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा मस्ट बी सी। तो यहाँ से मेरा एफ का जो फंक्शन आया वो आ गया सी इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड लेमडा इज सी माइनस 1, तो x प्लस सी माइनस 1 इफ x बिलोंगिंग टू 1 से 2। क्लियर? ये तो कंटिन्यूस होना ही होगा ना। हाँ ठीक है, तो क्योंकि अब तुम देख सकते हो 1 पे ये दोनों जो वैल्यूज़ है वो मैच कर रहा है क्योंकि कंटिन्यूस है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ, अगर ये फंक्शन को लेते हुए अगर मैं फाइंड करना चाहूँ लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि दैट्स डेफिनेशन ऑफ एफ डैश 1, और एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ये आंसर जो है वो आना चाहिए 1, राइट। तो चलो इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो x टेंस टू अगर मैं 1 प्लस ले लूँ और 1 माइनस ले लूँ, ठीक, तो दोनों केस में लिमिट 1 आना चाहिए। अगर मैं 1 प्लस लूँ तो इट विल बिहेव लाइक x प्लस सी माइनस 1 माइनस f1, अब f1 का वैल्यू तो c आ जाएगा, सो माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सो ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस जो आ गया ये 1 आ गया, राइट। अगर मैं 1 माइनस लेना चाहूँ तो ये c आ जाएगा, सो इट्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 ही ना, और f1 क्या भाई, f1 है c, तो c माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो देखो ये एग्जैक्ट 0 आ गया और ये टेंडिंग 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस 0.00001, तो ये आंसर 0 आ गया। अब तो देखो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि यहाँ से आ रहा है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और ये बोल रहा है एफ डैश 1 एग्जिस्ट कर रहा है और ये 1 है, तो ये ऊपर आपस में ये खुद कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसा फंक्शन क्या पॉसिबल है? क्या एक ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन पॉसिबल है सच दैट इसका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटेस्ट एक्स हो 0 से 2 के इंटरवल में? तो आंसर है नहीं, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो होगा वो होगा 0। अच्छा, अब इसका देखो एसेंस जो है इसका थ्योरम ये है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है, अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो आईबीटी को, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को ओबे करेगा ही, अगर नहीं करेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आईबीटी को ओबे ही नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स 0 से 1 के बीच में एंड 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 2 के बीच में, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट ओबे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये शायद बॉल जानवर थ्योरम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आईबीटी को ये ओबे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर एफ डैश एक्स, क्योंकि हम बोल रहे हैं एफ जो है वो डिफरेंशियल फंक्शन है, एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्वेश्चन में सपोज दे रखा है, ठीक। So question was if we define such f dash is we a differentiable function defined by differentiable function defined by this, then find cardinality of set, तो 0, राइट। डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है, अगर मैं वो नहीं बोलूँगा तो फिर आप सोचो तो फिर आंसर क्या आएगा। तो अगर मेरा एफ डैश एक्स 0 है, मेरा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, ठीक है ना, ये 0 है कोई वैल्यू पे, लेट से मान लो हाफ पे मेरा 0 आ गया और 3/2 पे ये 1 है, तो 0 और 3/2 में ईच एंड एवरी वैल्यू वो डिफरेंशिएबल एफ डैश जो होगा वो लेगा। एफ डैश विल टेक एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन यहाँ पे ले ही नहीं रहा है क्योंकि देखो 0 के बाद तो डायरेक्टली ये 1 पे जा रहा है, तो कोई भी वैल्यू जैसे अगर मुझे हाफ और 1 के बीच में हाफ पे 0 ले रहा है, 3/2 पे 1 ले रहा है, तो अगर मैं 0.56 वाला वैल्यू पूछूं तुमसे, जो ये फंक्शन कब ले रहा है भाई, तो ले ही नहीं रहा है, इसीलिए ऐसा फंक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो तुम ऐसा फंक्शन क्रिएट ही नहीं कर सकते हो जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाए 0 से 1 में और 1 हो जाए। अगर आप क्रिएट करने का कोशिश करोगे तो थप्पड़ खा जाओगे, क्योंकि देखो 0 से 1 में अगर तुम ऐसा सोचोगे जो स्लोप 0 हो जाए और 1 से 2 में ये 1 हो जाए, तो 1 से 2 में कोई बच्चा 1 के लिए ऐसा सोचेगा, बनाएगा ऐसा ग्राफ। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि अगर ये फंक्शन को देखो
एफ ऑफ एक्स अगर तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो तो 1 पे तो कंटिन्यूस ही नहीं हो पाया, तो भाई डिफरेंशिएबल क्या खाक होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो होता है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को भी करेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे बेसिक्स से क्लियर होते जा रहे हैं, आपको कैलकुलस का पूरा समझ डेवलप हो रहा है, तो भाई बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। ठीक है ना, और पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिए, उसके बाद आप 30 ईयर्स जेईई एडवांस और मेंस लगा के देखो भाई कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, फिर बताना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे पहुंचा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।